Good morning, students. In my previous class, I was discussing about accounting principles. मैंने आप लोगों को accounting principles के बारे में बता रहा था कि these are the basic rules and regulations on which accounting is based. यही rules and regulations हैं जो accountant को guide करते हैं कि how to record the transaction. So whenever a transaction happens, generally it should be acceptable universally. मतलब कहीं पे भी हो same transaction हम रिकॉर्ड करें. जैसे अगर यहाँ ट्रांजैक्शन अगर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वॉट एवर द मेथडोलॉजी, वॉट एवर सिस्टम्स वी फॉलो, द सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस विल बी एप्लीकेबल यूनिवर्सली. सो दोज आर कॉल्ड एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अगेन कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन के बारे में डिस्कस किए थे और इसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिस्कस किया था, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के बारे में. टू गिव एन ओवरव्यू अबाउट दिस, ये बता दूं कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब है हियर इट वुड बी ट्रीटेड बिजनेस एज ए सेपरेट एंटिटी when compare with owners. That means owner is different and business is different. It will be considered that owner is different and business is different. बिजनेस एज ए सेपरेट एंटिटी, यानी बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी रहती है. तो इससे क्या फ़ायदा होता है, क्या हुआ, ये डिस्कशन हम कर चुके हैं ऑलरेडी. सो बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट ओनली, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर वॉट एवर द ट्रांजैक्शन वी डू विद द ओनर, लाइक हम ओनर को कुछ बेनिफिट देते हैं, यानी ओनर से अगर हम कुछ रिसीव करते हैं बेनिफिट या ओनर को कुछ बेनिफिट हम देते हैं तो हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में, अज्यूमिंग दैट इज़ ए एक्सटर्नल पर्सन. सो रिसीविंग जब करते हैं तो वेन एवर वी रिसीव फ्रॉम हिम वी रिकॉर्ड इट एज कैपिटल, हम उसे कैपिटल के जैसे रिकॉर्ड करते हैं. द टर्मिनोलॉजी वी यूज़ हियर एज कैपिटल. और अगर हम कुछ पेमेंट कर रहे हैं उनको, सो दैट विल बी रिकॉर्डेड एज ए ड्राइंग्स. सो ड्राइंग से नाम से रिकॉर्ड करते हैं. सो owner can utilize personally from the business, or owner is the person who invest the amount in the business. business में owner invest करता है और owner business से अपना personal use के लिए लेता है. तो those transactions we must record in the books as per the business entity concept. so according to this concept उस ट्रांजैक्शन को भी हमें रिकॉर्ड करना होगा. अदरवाइज वी मे नॉट फाइंड आउट द ट्रू प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस. करेक्ट प्रॉफिट पता नहीं चलेगा. एक एग्जांपल मैंने प्रीवियस क्लास में लिया था. चलिए, एंड नाउ वी आर गोइंग विद द सेकंड कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट वी रिकॉर्ड only the transactions which can be measured in terms of money or money's worth. इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम केवल वही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिसको हम मनी और मनी के टर्म्स में हम कन्वर्ट करते हैं. जैसे एक एग्जांपल अगर मैं अपने बिजनेस के बारे में जब बताता हूँ, सो इफ़ आई हैव ए फर्नीचर वर्थ 20 क्विंटल्स और 20 टन्स, so if at all if I consider that 20 tons furniture is there in my business, that I cannot record in my books. ये मैं बुक्स में नहीं लिख सकता क्योंकि इट इज़ नॉट कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल, दैट इज़ रुपीज़. सो इफ़ यू वांट टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन इन द बिजनेस, इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ कैश, यानी मॉनिटरी टर्म्स. सो एज पर दिस कॉन्सेप्ट, transactions which are in qualitative measurement will not be recorded, only quantitative will be recorded. मतलब जो हम मनी में मेजर कर सकते हैं उसी को रिकॉर्ड करते हैं. जैसे हम नहीं कह सकते कि मेरे पास अच्छा एंथुजियास्टिक एम्प्लॉइज़ है, अच्छा एनर्जेटिक एम्प्लॉइज़ हैं, अच्छे रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्स हैं. दिस आई कैन नॉट रिकॉर्ड इन द बिजनेस until unless I convert that in the form of value. So accounting में we record only value, amount, that is money measurement concept. The next one we have is accounting period concept. To explain you this, I take simple example of a student. See an example, student 11th class और 12th class दोनों पढ़ रहा है. 11th में 5 subjects और 12th में 5 subjects. Assume that
अगर मैं बताऊंगा उसको कि 11th में आप 5 सब्जेक्ट पढ़ लीजिए एंड देन 12th में आ जाइए, 12th में भी 5 सब्जेक्ट पढ़ लीजिए और एक ही बार पूरे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम लिखिए, राइट ऑल दी 10 सब्जेक्ट्स एग्ज़ाम्स. सो व्हेन कंपेयर विथ द 11th exam and 12th exam, it will be very difficult for a student to attempt all the 10 subjects exams at a time. So that's the reason we should give a break, right? After certain period of time we should test the knowledge and then we should go ahead for learning more. सेम वे बिजनेस में भी हमें स्टॉप एंड प्रोसीड पॉलिसी अडॉप्ट करना पड़ता है. सो वेन एवर यू आर preparing the accounts, you should close your accounts after certain period of time to determine whether you have a profit or loss. अगर ये पता नहीं करेंगे तो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपको पता चलेगा कि पास्ट में आपको पूरे लॉसेस थे, तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव इन द मार्केट. सो दैट इज़ द रीज़न इफ़ यू कुड नो कि प्रॉफिट है या लॉस था, इफ़ यू वुड हैव कैलकुलेटेड, अगर आप पता चलता है तो आपको आगे प्लान करके लॉसेस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं. इसलिए एज पर दी अकाउंटिंग प्रिंसिपल, वन साइकिल होने के बाद, कंप्लीट ऑल सीजनल वेरिएशंस कवर होने के बाद, कंप्लीट ए सर्किल ऑफ 365 डेज कंप्लीट करने के बाद, you check your performance by closing the accounts. That is what accounting period concept says. So according to this concept, accounts have to be closed at the end of every year. So यहाँ पे accounts को आप 31st मार्च को क्लोज कर सकते हैं, तो आपका अकाउंटिंग बिगिनिंग होगा 1 अप्रैल. यानी आप अगर 1 अप्रैल से काउंट करते हैं तो आपका 365 डेज होगा 31 मार्च. सो हम कहते हैं दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, दिस इज़ द एंड ऑफ द ईयर, और यहाँ अकाउंट्स को क्लोज करते हैं एंड विल फाइंड आउट वेदर वी हैड ए प्रॉफिट और लॉस. देन इफ़ यू आर स्टार्टिंग अनदर वन, लाइक 1 जुलाई को आप स्टार्ट कर सकते हैं, 30 जून को एंड कर सकते हैं, या 1 अक्टूबर को स्टार्ट कर सकते हैं तो 30 सितंबर को आपका होगा, और 1 जनवरी को स्टार्ट करते हैं. सो 1 जनवरी को स्टार्ट करते हैं तो 31 दिसंबर को एंड होगा. 1 जनवरी से 31 दिसंबर. 1 जनवरी टू 31 दिसंबर इज़ कंसिडर्ड एज कैलेंडर ईयर, इसे कैलेंडर ईयर कहते हैं. और 1 अप्रैल टू 31 मार्च को हम बोलते हैं बेसिकली फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि इनकम टैक्स कैलकुलेशन सारे चीज़ 1 अप्रैल से 31 मार्च ही होता है. इसलिए व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नाउ आर फॉलोइंग द स्टैंडर्ड फाइनेंशियल ईयर, दैट इज़ दे स्टार्ट 1 अप्रैल and they close the accounts on 31st March to determine the profit or loss for certain period of time, and based on this only they will plan for the future. So this is the third principle, accounting period concept. Next one we have got here is accrual concept. Accrual concept means here the accounting process when you are recording the transactions in the books of accounting. There are 2 methods of recording the accounts. One is called cash basis and the second one is accrual basis. So accrual basic concept is based on this accrual concept only. Accrual concept का मतलब है transaction must be recorded when it happens, when it is due, when it is accrued, not on the basis of payment. अगर ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, इफ़ इट इज़ पेड और पेएबल है, तभी भी आपको रिकॉर्ड करना है बुक्स में. दैट इज़ व्हाट accrual concept. Say an example, one employee has rendered his service from 1st of the month to 31st. 1st to 31st तक तो उसका सर्विस उन्होंने रेंडर कर दिया, लेकिन उसका सैलरी मिलेगा 1st के बाद, अगले महीने में. दिस इज़ इफ़ इट इज़ जनवरी, ही विल गेट द सैलरी इन द मंथ ऑफ फरवरी. सिमिलरली, if the same thing like what you say is, if a person works from 1st March to
31 मार्च तक अगर बिजनेस में सैलरी मतलब एम्प्लॉय का सैलरी है जिसे हम अप्रैल में पेमेंट करते हैं, लेकिन अप्रैल कम्स इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, अप्रैल में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इसका पेमेंट होता है, बट द पेमेंट दो इट इज़ मेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल दैट इज़ इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, but it is belong to the previous financial year, that is 1st March to 31st March only. So previous year में उसने सर्विस रेंडर किया, लेकिन पेमेंट अब हम पेमेंट कर रहे हैं। तो इसीलिए इस ट्रांजैक्शंस को ओरिजिनली ऑन कैश बेसिस रिकॉर्ड करेंगे तो अप्रैल में रिकॉर्ड करना है, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट और लॉस और अकाउंटिंग क्लोजिंग करने के लिए दिस ट्रांजैक्शन शुड बी कंसिडर्ड एज प्रीवियस ईयर ओनली टू डिटरमाइन द ओरिजिनल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ओरिजिनल प्रॉफिट को डिटरमाइन करने के लिए हमें इसे प्रीवियस ईयर में ही रिकॉर्ड करना होगा। दैट इज़ व्हाट वी से एज अक्रूवल कॉन्सेप्ट, यानी अक्रूवल बेस पे रिकॉर्ड होता है। इट इज़ बेस्ड ऑन अक्रूवल बेस। मैचिंग कॉन्सेप्ट, इट सेज incomes have to be matched, the revenues have to be matched with the cost of the same period. अगर टू डिटरमाइन द प्रॉफिट, अकाउंट्स को क्लोज क्यों कर रहे हैं हम? अकाउंटिंग प्रिपेयर कर रहे हैं प्रॉफिट को डिटरमाइन करने के लिए, और प्रॉफिट फॉर द पीरियड डिटरमाइन करने के लिए हमें अपना रेवेन्यू में से हमारे कॉस्ट को माइनस करना होगा, और रेवेन्यू ऑफ द पीरियड शुड बी मैच्ड विद द कॉस्ट ऑफ द पीरियड ओनली। That is called matching concept. यानी we should not consider the other period's revenue and it should not be matched with the other period's cost. करंट ईयर का रेवेन्यू से करंट ईयर का कॉस्ट को मैच करके ही हम बताएंगे whether we have a profit or loss. The other one is going concern concept. According to this concept, the persons may come in or go out in the business, but the business runs for a long period of time. यानी यहाँ पे बिजनेस तभी माना जाएगा, आपका बिजनेस तभी एक्सपेक्ट किया जाएगा। कुछ कॉन्सेप्ट्स है, कुछ प्रॉफिट यानी कुछ पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर है जो हम बिजनेस में चार्ज करते हैं बाय अज्यूमिंग दैट द बिजनेस विल रन फॉर मोर देन 1 ईयर। जैसे मैंने आज एक मशीनरी परचेज किया है एंड मशीनरी का कॉस्ट है 1 लाख रुपीज़। Today I spend 1 lakh rupees, but this machinery is useful for more than 1 year. So when it is useful for more than 1 year, this 1 lakh has to be divided to that period, divided by that period, and this expenditure will be charged every year till that particular life of the machinery, what normally we call in a terminology as depreciation. So depreciation and all will be charged based on this going concern concept only. क्योंकि यहाँ पे अगर आज हम कुछ खर्चा कर रहे हैं, कुछ अगर एक्सपेंडिचर 1 लाख कर रहे हैं, and if the business runs for 1 year only, then this 1 lakh is for current year only. And one more thing, it is this as per this assumption, मतलब we assume that the business runs for more than 1 year for an infinite life. Now the cost concept. कॉस्ट कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आई वॉन्ट टू टेक वन एग्जाम्पल। से एन एग्जाम्पल, आई एम रनिंग ए बिजनेस, आई वॉन्टेड टू स्टार्ट ए बिजनेस, मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ एंड आई नीड ए फर्नीचर, नाउ आई वेंट टू ए शोरूम, फर्नीचर शोरूम के पास गया हूँ, आई वॉन्टेड टू बाई द फर्नीचर विच आई सेलेक्टेड, मैंने फर्नीचर को सेलेक्ट कर दिया और पूछा कि कितना है कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर इज़ 1 लाख। He said इसका कॉस्ट हो गया 1 लाख हो गया। वन ऑफ माई फ्रेंड मेट देर, एक्स मेरा एक फ्रेंड है जो मुझे वहाँ पे मिला, उसने बताया कि वाई यू आर बाइंग द मशीनरी फर्नीचर फ्रॉम द मार्केट, आई हैव ऑलरेडी प्लेंटी ऑफ विथ मी, यू कैन कम एंड सेलेक्ट द फर्नीचर, यू कैन टेक फॉर योर बिजनेस एंड इवन इफ़ यू डोंट पे ऑल्सो डोंट माइंड। तो हम सोचे यहाँ पे फ्री में मिल रहा है या कुछ कम दाम में मिलेगा, सो वी वेंट टू हीज शॉप, हीज गोडाउन, आई पिकड अप द फर्नीचर, जो मेरे लिए रिक्वायरमेंट है मैंने फर्नीचर पिकअप किया। तो मार्केट वैल्यू मैंने उसका एस्टिमेट किया, मार्केट में देखा कि ये वैल्यू फर्नीचर कितने मिलेगा, तो
इट्स फर्नीचर वैल्यू इज़ 50,000। सेम फर्नीचर जो मैंने मार्केट में 1 लाख में लिया था, ये सेकंड हैंड है, यूज्ड है, इसलिए इसका वैल्यू अभी 50,000 था। और फर्नीचर जब मैं वेयर हाउस में मेरे बिजनेस में ला लिया, मैंने पूछा मेरे फ्रेंड को मैं कितना दूँ, उसने बोला जितना दे सकते हो दे दो, एंड आई पेड हिम 20,000। आई पेड हिम 20,000। सो यहाँ पे एक है कि एक्चुअली जो मार्केट ओरिजिनल प्राइस था वो 1 लाख था, बट द फर्नीचर विच आई बॉट प्रेजेंट मार्केट प्राइस इज़ 50 है, और मैंने उसके लिए 20,000 ही पेमेंट किया। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, एट व्हाट वैल्यू शुड आई रिकॉर्ड द फर्नीचर? So the answer for this is, the concept what we are discussing is cost concept. According to this concept, the furniture should be recorded. Furniture ही नहीं, the articles, the transaction is to be recorded based on the price at which we acquired it. मतलब जो भी ट्रांजैक्शन हम परचेज कर रहे हैं या कोई भी असेट परचेज कर रहे हैं, जितने भी प्राइस हम पेमेंट कर रहे हैं, द कॉस्ट वॉट एवर वी आर पेइंग, बेस्ड ऑन द कॉस्ट पेड ओनली वी शुड रिकॉर्ड। अगर फर्नीचर का मार्केट वैल्यू 2 लाख है, 2 lakhs है फर्नीचर, इफ़ यू आर बाइंग फॉर 5,000, रिकॉर्ड इट फॉर 5,000 ओनली। दैट इज व्हाट अकाउंटिंग सेज। Irrespective of the market value, whatever you paid according to this principle, you have to record based on that concept only. Now the next concept is realization concept, which is similar to this cost concept, जो cost concept के जैसे ही है। When you purchase, you are writing at the value of cost, but when you sell, you have to write at the price whatever you realized. जब हम परचेज कर रहे हैं तो वॉट एवर कॉस्ट वी पे, एज पर दैट वैल्यू वी शुड रिकॉर्ड, बट वेन वी आर सेलिंग वी शुड रिकॉर्ड एट द प्राइस व्हाट वी रियलाइज्ड। हमें जितना मिला उससे ही लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नाउ आई एम टेकिंग हियर इज ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट जो डबल एंट्री सिस्टम में भी मैंने पढ़ाया था आपको। ड्यूअल एस्पेक्ट का मतलब है कि 2 aspects. So according to this concept, every transaction will have 2 aspects, and one is the debit aspect and the other is credit aspect. So the transaction must be recorded with both the aspects. हमें दोनों aspects को record करना है। Based on this concept only, we say that all the debits will be equal to credits. So based on this formula only, based on this concept only, we have got an equation as assets is equals to liabilities plus capital. Liabilities capital. This equation is arised based on this dual aspect concept only. क्योंकि 2 aspects, every transaction के 2 aspect रहेंगे, and we record both the aspects of the transaction. When you record both the aspects of the transaction, the value of both the aspects will be equal. So as per this concept, assets will be equal to liabilities plus capital. कैपिटल मतलब ओनर का लाइबिलिटी है, जो ओनर हमारे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए देता है। लाइबिलिटी मतलब वॉट एवर वी हैव टू पे दी एक्सटर्नल पार्टीज, बाहर वालों को जितना भी हमें पेमेंट करना है, ड्यूज है, वो लाइबिलिटी है। और असेट्स मतलब द रिसोर्सेज व्हाट वी आर ओनिंग, हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं वो असेट्स हैं। सो एज पर दिस इक्वेशन, एज पर दिस कॉन्सेप्ट, there is an accounting equation. We call this as an accounting equation, which says assets is equals to liability plus capital, which can also be written as liability is equal to assets minus capital, capital is equals to assets minus liability. But actually we should write this is the equation, and whenever there is a need we have to calculate by substituting the values in this. So this is what we have discussed today is all about accounting concepts. So these are the concepts, one of the important question in your examination, so go through this concept. Now we have got conventions, that conventions we'll discuss now. The conventions what we have here is one is conservatism. According to this convention, yani these are all the principles which guides the accountant for recording the transaction. कंजर्वेटिज्म का मतलब है कि कंजर्व करना, जैसे आप लोग जानते हैं कंजर्व यानी स्टोर करना, प्रिजर्व करना,
क्यों प्रिजर्व करना? फ्यूचर के लिए। हम लोग फ्यूचर के लिए कुछ प्रिजर्व करते हैं। सो यहाँ पे भी यही प्रिंसिपल बताता है कि वॉट एवर द प्रॉफिट्स यू गेट इन द करंट पीरियड, यू प्रिजर्व देम फॉर द फ्यूचर, you preserve them for the future. So based on this, why we preserve for the future, क्यों हमारे प्रॉफिट को हम फ्यूचर में प्रिजर्व करेंगे? सो आज हम प्रॉफिट अर्न किए हैं, देयर मे बी ए चांस इन द नियर फ्यूचर, देयर मे बी ए चांस ऑफ लॉस। सो उस लॉस को हम एंटिसिपेटेड लॉसेस कहते हैं। सो जो हम प्रॉफिट को साइड में रख रहे हैं, वी आर कीपिंग प्रॉफिट फॉर द फ्यूचर लॉस पर्पस, which we generally call as a reserve. We call that as reserve. यानी we are reserving this profit for the future losses. So this concept, according to this convention, we say that we should play the business, play safe. आपको सेफली बिजनेस को प्ले करना है। जैसे बिजनेस इज ऑल्सो ये गेम, बट मेंटल गेम, so you have to play safely. You don't know what will happen, you cannot predict what will happen tomorrow. So कुछ anticipated losses रह सकते हैं फ्यूचर में, इसलिए you have to provide the reserve for it from your current profit. So as per this conservatism, the principle is called as provide for anticipated losses, provide for anticipated losses but not for profits, but not for profits. यानी फ्यूचर में कुछ एंटिसिपेटेड लॉसेस हो सकते हैं, उसके लिए आप प्रोवाइड कीजिए, बट यू शुड नॉट एडजस्ट फॉर द एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स। आपके पास एक मशीनरी रिकॉर्ड किया हुआ है बिजनेस में, आपने मशीनरी का वैल्यू लिखा है 1 लाख अपने बुक्स में, यू हैव रिकॉर्डेड दैट एज 1 लाख इन योर बुक्स, बट आप फ्यूचर देख रहे हैं कि फ्यूचर में इसका वैल्यू कम भी हो सकता है, दैट मीन्स इट मे बी सोल्ड आउट एट 80,000, सो देयर इज अ स्कोप ऑफ 20,000. सो दिस इज कॉल्ड एज द लॉस विच मे अराइज, फॉर दैट यू नीड टू प्रोवाइड, दैट इज़ वॉट वी कॉल एंटिसिपेटेड लॉस. या और एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे डेटार्स है, डेटार्स आर ड्यू फॉर 1 लाख. हमारे डेटार्स के बारे में मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स में पढ़ा दिया आपको. द पर्सन्स हु ड्यू टू बिजनेस, जो पर्सन्स बिजनेस के लिए ड्यू रहते हैं उनको डेटार्स कहते हैं. एंड 1 लाख अमाउंट इफ़ द डेटार्स आर ड्यू, देयर इज़ ए स्कोप दैट इसमें पूरा कलेक्शन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. सपोज इन दिस इफ 5,000 यू हैव ए डाउट, इफ़ यू हैव ए डाउट ऑफ 5,000 रिकवरी, दिस इज़ कॉल्ड एंटिसिपेटेड लॉसेस. हो सकता है कि फ्यूचर में नहीं आए, इसलिए इसके लिए हमें रिज़र्व क्रिएट करना है. सो दैट रिज़र्व वी क्या कॉल हियर एज प्रोविजन फॉर बैड डेट्स. वी क्रिएट ए प्रोविजन हियर विच इज़ कॉल्ड एज प्रोविजन फॉर बैड डेट्स. हम बैड डेट्स का प्रोविजन को क्रिएट कर लेते हैं. नाउ वी हैव द अदर वन, कंसिस्टेंसी. According to this principle, consistency के आधार, consistency principle says, if you are following any method for recording the transaction, you follow the same method till the life of that asset. That is called consistency. मतलब अगर बीच में मेथड चेंज करते हैं तो you cannot know the true profit of the business. So correct profit जानने के लिए, correct status जानने के लिए, you must record by applying the same method what you followed earlier. जैसे एग्जाम्पल हम बात करेंगे डिप्रेसिएशन के बारे में. इसके लिए तो सेपरेट चैप्टर है हमारे लिए, बट आई वांटेड टू गिव फ्यू इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस. डिप्रेसिएशन इज़ अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन असेट. एक वैल्यू अगर असेट यूज़ कर रहे हैं तो एवरी ईयर कुछ वैल्यू हम रिड्यूस करते हैं, उसे डिप्रेसिएशन कहते हैं. और डिप्रेसिएशन कैलकुलेट करने के लिए देयर आर वेरियस मेथड्स आर देयर. एक है स्ट्रेट लाइन मेथड बोल के हैं, और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एक है. सो इफ़ यू आर फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर एनी मशीनरी, देन यू शुड फॉलो द सेम मेथड एवरी ईयर फॉर रिकॉर्डिंग डिप्रेसिएशन.
तो एक बार SLM, एक बार DBM, फिर SLM, ऐसा नहीं कर सकते. That is against to the violation of this principle, what you call as consistency. Now the materiality. According to this materiality convention, you have to provide only the material facts, and material facts have to be disclosed wherever there is a requirement. जो material facts है, मतलब जो information required है, you have to make the that material facts only you should provide. Unnecessary informations are not to be considered. Say an example, if wanted to consider for a promotion of a person, प्रमोशन देने के लिए अगर किसी एम्प्लॉय को प्रमोशन देना चाहते हैं, तो वी शुड कंसिडर ओनली हिज परफॉर्मेंस इन द बिजनेस, फॉरगेट अबाउट द फैमिली बैकग्राउंड. दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, you should ignore. So the material facts whichever are important for the decision making, that only we should consider. The information which is not relevant for the decision making should be ignored. That is what materiality concept. And finally the last one is disclosure, full disclosure. So wherever there is a requirement as per the accounting principles, you must disclose the full information wherever there is a required. So these two principles are contradictory, but it depends on the circumstances. For taking the decisions, if you need information, you provide materiality, but for the purpose of providing the correct picture of the business, you can follow the full disclosure concept. So this is what about accounting principles. So let us stop today here, and we'll discuss the next concept, that is in the next class. But remember, this is very important concept for you, and definitely one question may be asked in your examination. So I am posting this video as well as material in your Google Classroom. Go through it and check it out and prepare the notes. Okay.